नमस्कार, मैं हूं नितिन सैनी और मेरे साथ है मेरे दोस्त संजय महावर। आप सभी के लिए हिंदी के महान लेखक श्री भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत का नाट्य पाठ लेकर आए हैं। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे। उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन सी थी। उनका कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वो अपने कमरे में अकेले थे। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। 2 पुत्र हैं, लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थी, सरस्वती, सावित्री और सौदामणि। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र नाथ पाठक इलाहाबाद में PWD के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जय नारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थीं तथा सौदामणि के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि और मेरा साथ तकरीबन 40 वर्ष पुराना था। मैं लेक्चरर था। वह विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर BA की पाठ्य पुस्तकों तक काफ़ी ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें या अपने परीक्षक बनाकर अपने आप को धन्य समझता था। साथ ही कट्टर किस्म के ब्राह्मण भी थे वो। और तो और मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन जब वो गंगा स्नान करके लौटे, उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ रहती थी और उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल का पूरा भार था। जब बुखार और तेज हुआ तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि इन्हें तो निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उन्होंने दवा दे दी। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे भी बुला लिया। थोड़ी देर तक तो मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वो कब आंखें खोले। फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। कौन जनार्दन? बेटा, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकट रहे हो तो तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गया था। आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार असार है और यह शरीर नश्वर है। हाँ बेटा जनार्दन, यही पड़ा है। लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है पुत्र? कुल मिलाकर 85 वर्ष। सोच रहा था संन्यास आश्रम का भी कुछ रस लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सिर पर आ गई है। मृत्यु से बड़ा भय लगता है पुत्र। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ जनार्दन, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज़ रखे हैं। उनमें मेरी वसीयत है पुत्र। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकट रहे हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया जिन्हें मेरे क्रियाक्रम में शामिल होना है और मेरी वसीयत के अनुसार उन्हें कुछ मिलना भी है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है पुत्र, तो ये वसीयत तुम्हें सौंपता हूँ। लो पुत्र, इस वसीयत को पकड़ो। मेरा प्राणांत होते ही ये वसीयत लागू कर देना। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागज़ों का एक पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागज़ों को उलटना आरंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगी। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला और उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हॉल में आया। कागज़ों का पुलिंदा मेरे हाथ में देख लालमणि ने पूछा, ये क्या है जोशी जी? तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथा अनुसार
इसी समय से लागू भी हो जाती है। हाँ, बुधई ने बताया था हमें। तो इसे पढ़ना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। तो लालमणि, पहला अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो, और अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी है, जो क्रियाकर्म का व्यय काटकर मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक है। वैसा मेरे अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो जनेऊ धारण किए हो और जिसके सिर पर चोटी हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में ये शर्त नहीं होती तो नीचे लिखे नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से जनेऊ और चोटी धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीवी लालमणि, तुम्हारी चोटी बोटी है कि नहीं? जी जोशी जी। जनेऊ पहनते हो या नहीं? जी जोशी जी, चुटैया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है, और ये जनेऊ भी हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, सो पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो। हाँ, तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर उसके है। भी ना चोटी है ना जनेऊ है। हाँ, वैसे तो हमारे तीसरे नंबर का चचेरा भाई है जगतपति मिश्र, राज ज्योतिषी है, एक निहायती झूठा और मक्कार इंसान। ग्राहकों को फंसाने के लिए एक बलिष्ठ की चोटी लहराती है उसके, और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहनता है वो। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐंठ ले गया था। हाँ बोलो। लालमणि, हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो, तो चौथा या आधा इंच की चोटी तो निकल ही आएगी, और वहां से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। हाँ, सही कह रहे हो आप, अभी जाता हूँ। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियां सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक ही की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब मुझे आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी थी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे तो शिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तह कर मैंने अपनी जेब के हवाले किया। सौभाग्य से लालमणि करीब आधे घंटे बाद ही 1/4 इंच की लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की, मैं तो दंग रह गया। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्मा कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की, अपनी चोटी और जनेऊ के बल पर। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सभी परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए थे। नीचे वाले कमरे में एकत्रित हुए। एक और स्त्रियां थी, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्र, और दोनों के ही बाल बेबी कट, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री भारतीयता की प्रतिमूर्ति लेकर, और सौदामणि अपनी भावजियों से भी 21 निकली हुई थी। दूसरी ओर पुरुष थे, आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्र नाथ पाठक, जयनारायण तिवारी और संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधई सब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था। मैंने अब वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाली की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथों से बनाएगी। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तमक कर कहा,
जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला। इस बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद को पढ़ना शुरू किया। यदि वो स्त्री इससे इनकार करती है तो कर्मानुसार मैं ये काम दूसरी वधू और उसके बाद अपनी 3 लड़कियों को देना चाहता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपए की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी। पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए। जीजी ना करती तो ना करे, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। हाँ। बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है जो अब बनाओगी? लखनऊ में तो बैरों से खाना बनाकर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर की रसोई खुद बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। जोशी जी, ये तो नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए। मुझे कहना पड़ा, ये शर्त लगाना शायद वो भूल गए हैं। तब तो ये मुझे स्वीकार है। अब आप आगे पढ़िए। मधुरिमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई बड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा। ठीक है, ये अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मधुरिमा पर आपेक्ष अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगी। हाँ। लेकिन वाहरे लालमणि, उसने उठकर कहा। मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ। जोशी जी, आगे पढ़िए। बात और आगे न बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ कर दिया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत ही आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है ये। मैंने तो दाल भात सत्तू खाकर अपना जीवन बिता दिया, लेकिन ये हरामजादी मुझसे छिपाकर प्राय नित्य ही रबड़ी, मलाई है, रसमलाई और मिठाई खाती रही है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, ये सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबोस आदमी के पल्ले पड़ गई मैं तो। हाँ, इसे नरक में भी जगह ना मिलेगी। इसको घर वालों को सताकर जमा जत्ता इकट्ठा करनी होती है। नाश हो इस बुड्ढे का, नाश। हाँ। इस समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा। अम्मा, पिताजी को गाली देना बंद करो। जोशी जी, आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस रांड को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम है। मेरी पुत्र वधुएं तो इसे भूखों मार देगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूं, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्ति किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। हाय लालमण के बाप, थे मने छोड़ के कहाँ गया जी लालमण के बापू। मैं तारे बिना काहे करूं लीजिए। ते तो स्वर्ग में चला गया, माने इस नरक में अकेला छोड़ गया जी। हाय लालमण के बापू, बापू। और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारण बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है। और जसोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कराया। मैंने 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ किया। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र नाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूं। 1 हफ्ता पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र नाथ पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए गमन की इंक्वायरी की मांग उठी है असेंबली में। इसके अर्थ ये है कि ज्ञानेंद्र नाथ पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। यह बुढ़ा हमेशा से बदमिजाज और बदजबान रहा है। मरने के पहले क्या पागल हो गया था क्या ये? हाँ? सरस्वती, चलो खड़ी हो यहाँ से, चलो मेरे साथ। अब तो मेरा इस घर में दम घुट रहा है। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामणि ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र नाथ पाठक का हाथ पकड़ बैठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, जोशी जी, आप तो 5वां अनुच्छेद पूरा कीजिए। जी। मैंने 5वां अनुच्छेद पढ़ा। और अगर ज्ञानेंद्र नाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो संभव है कि उसकी नौकरी जाती रहे। इसे शायद सजा भी हो सकती है। इन सब में इसके पाप की कमाई नष्ट हो सकती है।
इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1,00,000 रुपया छोड़ता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो ज्ञानेंद्र नाथ पाठक थोड़ी देर पहले अपने ससुर को गालियां दे रहे थे, वो नजरें झुकाए बैठे थे और सरस्वती सुबक रही थी कि तभी जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है बेटा, इनकी तो आदत ही ऐसी थी। मैंने वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है ये। भगवान की भी इस पर बहुत कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है। आटे की मील, तेल की मील और अब तो शक्कर की भी मील खोल रहा है। सरस्वती और जयनारायण को मेरा शत शत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण तिवारी की आवाज सुनाई दी, अजय साहब, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। ये तो उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया है, केवल आशीर्वाद ही दिया है आपको। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ कर दिया, पिताजी हमेशा से हम लोगों से जलते रहे हैं, हमारी संपत्ति का बखान करते रहे हैं ये। अजी उन्हें क्या पता, इस साल है ना हमें 2,00,000 रुपए का घाटा हुआ है। सावित्री चुप कर। क्यों घर का कच्चा चिट्टा खेल रही हो? घाटा हुआ तो हमें है ना, कोई हरामजादा इस घाटे को थोड़ी पूरा करेगा। अजय तिवारी जी देखिए, गाली गलौज देना हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना, यहाँ दोगे तो यह कर्नल संजीवन पांडे तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। मैंने अब लोगों से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, पहले वसीयत पूरी हो जाने दो, तब आपस में लड़िए झगड़िए। काफी चाव चाव के बाद जब लोग शांत हुए, मैंने 7वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामणि का मुंह नहीं देखना चाहता। वो मेरे नाम को कलंकित करती रही, बाल कटे हुए, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया कि वो तो सिगरेट तो पीती है, कभी कभी दारू भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामणि चीख रही थी, ये सब छोटे जीजाजी की हरकत है? वो हमेशा से मेरे पिताजी के कान भरते रहे हैं, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, अरे बचाओ उन्हें, अरे वो संजीवन पांडे उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा तो मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े हुए थे और कह रहे थे, क्यों बात सुअर का बच्चे है, हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगता है, दारू मांगता है और साले पीछे से हमारी चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी जैसे उन्हें सांस नहीं आ रही हो, गो गो की आवाज कर रहे थे। ज्ञानेंद्र नाथ पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवन पांडे के चंगुल से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर लड़ना झगड़ना शोभा देता है क्या? क्यों नहीं समझते इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को कलेश होगा? क्यों नहीं समझते आप लोग? पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, तब आपस में लड़िए झगड़िए। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मुझसे सौदामणि के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वो सब वो कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है भाई, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है। लेकिन मृत्यु की छाया उस पर हमेशा मंडराती ही रहती। इसलिए वो खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुलकर पैसे लुटाता है। हाथ में पैसा नहीं है, पर फिर भी अगर वो मर जाएगा तो सौदामणि और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूं, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपए यानी 1,000 रुपए प्रति महीना होगा। सौदामणि एकाएक किलक उठी। धन्य हो पिताजी, धन्य हो तुम निश्चय ही स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी ही वजह से उस खबीस बुड्ढे से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी है। मैंने संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीस बुड्ढा कह रहे हो। अच्छा, मैं अब 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूं। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी भतीजे जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूं।
इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिरकर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आबंडर के ही अपना पेशा नहीं चला पा रहा। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड मैं जगतपति मिश्र को देता हूं, और 1000 रुपए की रकम के साथ, जिससे ये अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलीफोन लगवा ले और अपने पेशे योग्य पीताम्बर आदि वस्त्रों का खरीद कर ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। अब हमारे लिए सिर्फ इतना ही? उत्तर नीलमणि ने दे दिया। पहले हैसियत बना लो अपनी, फिर लखनऊ आ जाना, वहां ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा। ये सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वो राजनीति में आ गया और राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करके वो खाने पीने भर के लिए झटक लेता है। लेकिन उसे केवल इतने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसे स्वयं मिनिस्टर या एमएलए बनना चाहिए। मैं जानता हूँ चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हजार रुपयों का खर्चा होता है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपयों की व्यवस्था करता हूं, ताकि वो अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकेगा। हर्षातिरेक से उमड़ते हुए, अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वो सरासर आपके भ्रम के कारण है। लेकिन चाचा जी देखना, मैं एक दिन इस भारत का ही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैंने 10वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्ययवासी और पंडित है। अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वो संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जिल्दें बनाकर वो मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। इसी मकान में वो आकर रहे भी और जसोदा की भी देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ न रहना चाहे तो वो अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह भी रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्दें बंधवाने से के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैं 2000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य है मेरे लिए, लेकिन जिल्द बंधाई और रैकों की खरीद के लिए ये रकम बहुत कम है लालमण। तभी मुझे लालमणि की आवाज सुनाई दी, इसमें 1000-2000 जो लगे वो मुझसे ले लेना, ठीक है? तो लालमणि 11वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन, बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा है। भोजन ये मेरे यहाँ करता था, वस्त्र मेरे पहनता था, अपनी तनख्वाह ये पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दे दिए जाए। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वो सब भी बुधई को दे दिया जाए, और मेरी ओर से इसे 100 रुपये देकर इसे भी विदा कर दिया जाए। हाँ, यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तभी जसोदा देवी ने कड़क कर बुधई से पूछा, है बुधई, कितना सामान है भंडार में? जी, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टिन घी और 2 कनस्तर सत्तू है। दालें भी हैं जी थोड़ी बहुत। ना, ऐसे कैसे दे दिया जाए बुधई को? 13वीं के भोज के दिन ये अनाज उसमें काम आएगा। नहीं देना। मुझे बोलना पड़ा। भोज का प्रबंध लालमणि को करना पड़ेगा, जिन्हें इन सबके लिए 50,000 रुपयों की रकम मिली है। हाँ, अगर लालमणि अगर चाहे तो ये अनाज बुधई से बाजार के भाव में खरीद ले। तभी लालमणि ने कहा, वो सब बाद में देखा जाएगा। जोशी जी, आप आगे बढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूं। ये 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर ये रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा।
तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाए और जो बचे वो बराबर भागों में लाल मणि और नील मणि में वितरित की जाए। मैंने कुछ रुककर कहा, जी वसीयत तो समाप्त हो गई है, केवल एक ये फुटनोट है मेरे लिए, हाँ अलग से, अगर आप कहे तो पढ़ लूँ उसे भी। जी जी पढ़िए पढ़िए, उसे भी पढ़िए। फुटनोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी। रुकिए, फुटनोट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय के 11 लाख रुपए आज के 11 करोड़ रुपए के बराबर है, समझे। हाँ तो फुटनोट इस प्रकार है, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, मैं निसंकोच कहता हूं कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूं, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना, तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ, अदालत भी खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ये वसीयत वहाँ जमा करके लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा, 12 बजे ही मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दे दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं था जहाँ मेरा घर है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल पैदल चल रहा था। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के मालिक होंगे, मैंने कभी कल्पना भी ना की थी। मैं उस समय सोचता मगन भाव में चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा, बिल्कुल साफ आवाज, और जैसे मुझे अनुभव हुआ कि आवाज तोते के पिंजरे से आई है। इस आवाज को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों में बांट दिए जिनसे वो बेहद नाराज थे, जिन्हें वो गालियां देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने 1 रुपये की भी व्यवस्था ना की। आज आचार्य पर कुछ मुझे झुंझलाहट होने लगी और इसी झुंझलाहट के मूड में मैं तेजी से चल रहा था। तभी मुझे पिंजरे से आवाज सुनाई दी, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज, जैसे आचार्य चूड़ामणि स्वयं बोल रहे हों। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा था। फिर मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ में लिए तोते के पिंजरे को देख रहे थे। मुझे लगा कि आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखा के और मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा अंदर वाला वेदांती ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं तेजी से अपनी घर की ओर मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने लगा। उद्वैत ही हुआ कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो। जैसे मेरे सिर से पैर तक आग लग गई हो। मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूं, यह मानने से मैं इनकार करता हूं। हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। नमस्कार दोस्तों, ये थी भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत।